बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए। बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, 15 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया 2024 की चारधाम यात्रा अब संपन्न हो गई है। चमोली जिले में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर की रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। श्री बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार परिसर में गढ़वाल स्काउट बैंड की धुनों के बीच मंदिर के पट बंद हुए हैं। इसके साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा भी संपन्न हो गई है। इससे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो गए थे। पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो गए थे। वहीं द्वितीय केदार मद महेश्वर जी के कपाट 20 नवंबर को बंद होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अपडेट ये है कि चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है 2024 की। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए और इस खास मौके पर मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। और इस खबर को अखबारों में भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी और बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसमें कैप्शन लिखा है कि आस्था की गर्मी, क्योंकि रात में 3 डिग्री तापमान में भी लोग डटे रहे। पुजारी स्त्री वेश में सखी बनकर मां लक्ष्मी को गर्भगृह में लाए, फिर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर कपाट बंद हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहाँ पर वोटिंग से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम की रेस में नहीं, कहा अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। फडणवीस भी खुद को रेस से बाहर बता चुके। महाराष्ट्र में वोटिंग से 2 दिन पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। उन्होंने ये बात कही कि सीएम महायुति का ही होगा, ये तय है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत में ये बात कही थी। और ये अहम इसीलिए है क्योंकि आपने देखा कि सीएम पद को लेकर के दोनों तरफ से सवाल उठ रहे थे। एक तरफ अघाड़ी में ये कहा जा रहा था, अलग अलग दलों की तरफ से, उद्धव ठाकरे हो, इसके अलावा शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीएम फेस को लेकर के गतिरोध देखने को मिल रहा था। अभी भी हालांकि क्लैरिटी नहीं मिली है। दूसरी तरफ महायुति में भी सवाल पूछा गया। हालांकि कार्यकर्ताओं की अपनी एक सोच होती है, वो चाहते हैं कि उनका नेता ही वहाँ पर अगर सरकार बने तो मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पर दोनों ही लीडर, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो जो कि एक वक्त पर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ पर, और अब राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस रेस में नहीं है। एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया कि अगर प्रदेश में महायुति की सरकार बनती है तो क्या वो अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तय है कि महायुति का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मैं रेस में नहीं हूँ, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जो नीति है वो फूट डालो राज करो की है। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कब कहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा भी कई मसलों को लेकर के विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। ज्यादा वक्त शेष नहीं है। 288 विधानसभा की सीटें और इस पर 20 तारीख को होगी वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का पूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 21 तारीख को सुनवाई करेगा। खबर पटना से, जहां पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च में हंगामा हुआ है और अल्लू अर्जुन के इंतजार में बैठे लोगों का हंगामा देखने को मिला। लोगों ने जमकर यहां पर हंगामा किया, चप्पलें फेंकी गई और भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद नजर आई। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस को लाठियां वहां पर चलानी पड़ी और पुष्पा 2 फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीर भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन के इंतजार में बैठे लोगों ने चप्पलें फेंकी। बिहार पुलिस को इसके लिए लाठी चलानी पड़ी और पटना के गांधी मैदान में ट्रेलर लॉन्च का कार्यक्रम रखा गया था। भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया है। दरअसल ये ट्रेलर लॉन्च के दौरान की तस्वीर है जब यहाँ पर यह हंगामा हुआ। लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और इस बीच हालात यहाँ पर कुछ इस तरह के बने कि लोगों ने यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया और यहाँ पुलिस को भी लाठी चार्ज तक करना पड़ गया। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, सीबीआई ने रेलवे मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। विशाखापत्तनम के डिविजनल रेलवे मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के ठेकेदार से 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के अधिकारियों ने हाल ही में विशाखापत्तनम के वाल्टियर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम सौरभ प्रसाद को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है।
सौरभ कुमार पर मुंबई के एक ठेकेदार से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। सीबीआई ने रिश्वत देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डीआरएम ने मैकेनिकल ब्रांच से जुड़े एक टेंडर के सिलसिले में ठेकेदार से 25 लाख रुपए की मांग की थी। रिश्वत लेने के लिए वो मुंबई पहुंचे, जहां दिल्ली से आई सीबीआई टीम के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अधिकारियों ने विशाखापत्तनम में डीआरएम ऑफिस की तलाशी ली, जहां से कई सारे अहम डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं और अब इनकी जांच के बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात के पाटन में रैगिंग के कारण एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद बेहोश होकर के स्टूडेंट गिर गया। सीनियर्स पर छात्र को 3 घंटे खड़ा रखने का आरोप है। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के पाटन में दरअसल एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर स्टूडेंट की मौत इसी वजह से हो गई क्योंकि उसकी रैगिंग हुई थी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को उसके सीनियर्स ने 3 घंटे तक बाहर खड़े रखा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और वो गिर गया। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। कॉलेज ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अक्सर जब ऐसी खबरें सामने आती है तो हम देखते हैं कि रैगिंग जो है वो अभी भी कई कॉलेजेस में हो रही है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन हो, सरकार हो, प्रशासन हो, वो उसको लेकर के बहुत सख्त प्रावधान ला चुका है, वो उसको लेकर के सख्त एक्शन ले चुका है, लेकिन बावजूद जो रैगिंग की घटनाएं हैं वो कम नहीं होती। कभी कभी हंसी मजाक की बात आती है, लेकिन सोचिए कि रैगिंग कितनी गंभीर है कि इससे एक स्टूडेंट की मौत हो गई। खबर ये है कि जो फर्स्ट ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट था, जिसका बिल्कुल दाखिला हुआ था कॉलेज में, वो वहाँ पर पहुँचता है, सीनियर्स उसकी रैगिंग करते हैं, 3 घंटे उसे बाहर खड़े करके रखा गया और इसी वजह से स्टूडेंट बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। परिजन जो है रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस घटना से कॉलेज के स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। खासतौर पर जो फ्रेशर्स हैं उनमें एक डर व्याप्त है कि आखिरकार रैगिंग किस तरीके से लोगों की जान तक ले सकती है। दूसरी तरफ कॉलेज प्रबंधन के लिए एक सवाल है कि रैगिंग को रोकने के लिए क्या कुछ कदम जो उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं क्या, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट की जान पर आ जाए तो सख्ती का क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात है कि रैगिंग से निपटने के लिए अब आगे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर अभी भी ऐसी घटनाएँ बहुत आम हैं, वहाँ पर क्या और सख्त प्रोविजंस किए जाते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की घटना, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। जांच में वो शख्स पड़ोसी निकला। मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि एक तो जो पीड़ित है उसका पड़ोसी ही है, तो वहीं मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अब ऐसे में आरोपी ने फोन कर पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को कॉल कर धमकी दी है कि अगर ये रकम नहीं दी तो वो उन्हें गोली मार देगा। अब इस कॉल के बाद से ही पीड़ित परिवार खौफ में है। आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन जो अभी जानकारी सामने आई है कि जिसने पीड़ित को ये धमकी दी, एक शख्स तो उनका पड़ोसी ही निकला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पड़ोसी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस आगे पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर, जहां पहली बार मस्क के रॉकेट से लॉन्च होगा मिशन और तेज ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़ेगा देश। उड़ानों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और GSAT-20 का प्रक्षेपण आज 12:01 पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पहली बार मस्क के रॉकेट से लॉन्च होगा ये मिशन और इसके जरिए जो है वो उड़ानों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बेटे को गद्दी सौंपी है। बीमारी की वजह से उन्होंने पद छोड़ दिया है और उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। 55 साल के मुस्तबा का खुफिया एजेंसी में दबदबा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती हैं ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने के लिए कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुस्तबा के नाम पर सहमति जता दी थी। आगे बढ़ेंगे। भारत से शेख हसीना को भेजने की मांग करेगा बांग्लादेश। भारत से शेख हसीना को भेजने की मांग मोहम्मद यूनुस करेंगे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद शेख हसीना, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्हें देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो भारत आई और भारत ने उन्हें शरण दी। इस वक्त भारत में उनकी मौजूदगी और इसी को लेकर के अब खबर ये है कि उन्हें
वापस मांगने की कोशिश बांग्लादेश करने वाला है। मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। लेकिन अब भारत का रुख क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में आपको मालूम है कि शेख हसीना के ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं। ये जो पूरा मसला था वो दरअसल भर्ती को लेकर के, वहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के छात्र आक्रोशित हुए, वो सड़कों पर उतरे। उसके बाद शेख हसीना की तरफ से जो कदम वहाँ पर उठाए गए थे उनसे निपटने के लिए, उसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद ये जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। हमने बांग्लादेश की वो तस्वीरों को देखा है जहाँ पर लोगों को आग के हवाले एक एक करके वहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक किया गया, वो तस्वीरें भी आपने बांग्लादेश से देखी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना को भेजने की मांग अगर बांग्लादेश करेगा तो आखिरकार भारत का क्या कदम होगा, क्योंकि भारत ने इससे पहले सिर्फ मानवीय पहलों पर ही शेख हसीना को भारत में रहने की अनुमति दी। आपको याद होगा कि जब शेख हसीना भारत आई थी तो बाकायदा ये प्रश्न उठे थे कि अब भारत का रुख क्या होगा। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना को भारत में रहने देने का जो फैसला था वो सर्वसम्मति से लिया गया, यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार ने अपने मन से वो फैसला ले लिया। आपको याद होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी बुलाया गया था मीटिंग में, तमाम दलों के नेता वहां पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सब इस बात को लेकर के सहमत हुए थे कि शेख हसीना भारत में रहेंगी। लेकिन अब उनकी अगर वापसी की मांग की जाती है बांग्लादेश में, खासतौर पर जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई और शेख हसीना की पार्टी के कई नेता जिनको जेल में डाल दिया गया, कईयों की हत्या हो गई है बांग्लादेश में, ऐसे में शेख हसीना को अगर वापस मांगा जाता है, वापस कहा जाता है भारत से कि आप उन्हें भेज दीजिए, तो भारत का रुख क्या होगा इस पूरे मसले पर। शेख हसीना जाहिर है कि अभी अपने देश वापस लौटना नहीं चाहेंगी, खासतौर पर जो कंडीशन बनी हुई है। उनके बेटे का भी आपको याद होगा कि जो विदेश में रहते हैं उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था, वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी माँ शेख हसीना वापस से बांग्लादेश जाए। ऐसे में शेख हसीना का क्या रुख होगा, भारत सरकार क्या कदम उठाती है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर है जो कि बांग्लादेश से आ रही है। देखिए, मुश्किल में कीव है क्योंकि रूस से पूरी रात हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि 120 मिसाइलों और 90 ड्रोनों से यूक्रेन पर हमला किया गया है। बिजली आपूर्ति वहां पर ठप हो चुकी है और पूरे यूक्रेन में बिजली ढांचे को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ के फिराक में हैं जैश के 6 से 7 आतंकी समूह। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमले की आशंका है और एलओसी और बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद जम्मू कश्मीर में बड़े हमले के फिराक में, और ये साजिश पाकिस्तानी नेता और वहां की खुफिया एजेंसी के तरफ से जैश ने मिलकर रची है। और इसे लेकर खुफिया एजेंसी ने एलओसी और बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि जम्मू के सुचेतगढ़ से सटे पाकिस्तान के सियालकोट और पुंछ के भिम्बर क्षेत्र में सीमा पार से 6 से 7 आतंकियों के समूह के घुसपैठ की फिराक में है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकी हैं जो पहले जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे और इन आतंकियों की मदद से कुछ नए रूट घुसपैठ के लिए तैयार किए गए हैं। इन रूटों की रैकी की गई है। रैकी की जानकारी और रूट की पूरी लोकेशन आतंकियों को एक प्रशिक्षण के जरिए दी गई है और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग देकर अब सीमा पार से धकेलने के लिए कहा गया है और इन आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से लेकर सीमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रैकी करने वाले आतंकियों को दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर की कुर्सी के नीचे विस्फोटक लगाने वाले 13 ऐसे छात्र हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यूट्यूब देखकर इन्होंने बम बनाया और फिर रिमोट से यहां पर धमाका किया था। साइंस के विद्यार्थियों ने टीचर की कुर्सी के नीचे बम लगाया था। धमाके से कुर्सी टूट गई थी। शिक्षिका भी मामूली घायल हो गई थी। इंटरनेट पर इन्होंने इसे बनाना सीखा, बैटरी संचालित विस्फोटक। और पंचायत में हालांकि अब माफी भी इन्होंने मांग ली है। हरियाणा के भिवानी जिले के बापोड़ा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 7 नवंबर को एक महिला लेक्चरर की कुर्सी के नीचे विस्फोटक लगाकर धमाका करने वाले 13 विद्यार्थियों को 7 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस मामले में हाल ही में एक पंचायत हुई जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों ने लिखित में माफी मांगी और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मेडिकल महान संगीतकार के दिमाग की सर्जरी, डॉक्टर्स ने कर दी दिमाग की सर्जरी। यूएस का संगीतकार 7 घंटे गिटार बजाता रहा। 20 साल से डिस्टोनिया बीमारी से पीड़ित था। अमेरिका के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब उसकी सर्जरी वहां पर की गई। मेडिकल महान है, इसी वजह से कहा जाता है। चलिए, बात राजस्थान की करेंगे। एसआई भर्ती पेपर लीक का पूरा मामला, प्रिंटिंग से पहले ही लीक हुआ था पेपर। हाथों से लिखे थे 150 लोगों तक ये पेपर पहुंचे और 3 दिन के लिए 6 पेपर सेट लीक हुए थे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एसआई भर्ती पेपर लीक का ही पूरा मामला है।
और बात अब फैक्ट फाइल की हम कर लेते हैं, जहां मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि रेजांगला की लड़ाई में नायक थे और 1962 में भारत चीन युद्ध में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। कुमायूं बटालियन की अगुवाई में मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। चीनी सैनिकों का डटकर उन्होंने मुकाबला किया था।